कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज गए थे हम मार्केट, वहाँ का हम ब्लॉग नहीं शूट कर पाए, उसके लिए सॉरी। तो गए थे तो वहाँ पे हम लिए ये जैकेट, क्योंकि मेरा जैकेट जो पहले का था हम दिखाते हैं आपको अच्छे से, फट चुका है। मतलब देखिए इस जैकेट का कंडीशन ऐसा हो गया, मतलब बाइक चलाते हैं ना या फिर वैसे भी चलते हवा ववा चलता है तो इससे हवा अंदर पूरे शरीर में जाता है तो ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है। इधर फट चुका है, इधर भी फट चुका है, आपको दिखाते हैं बहुत जगह ये सब थोड़ा फट चुका है ये सब। और दिखाते हैं तो ऐसा हुआ ना कि बहुत एक दो जगह और भी फटा हुआ है, पता नहीं चल रहा, काला काला है तो है। यहाँ भी देखिए पूरा एकदम से इसके द्वारा ना हवा बहुत अंदर पास होता है, तो जिसकी वजह से ना हमें ठंड बहुत ज़्यादा लगता है। और क्लास आते जाते हैं तो बाइक पे तो जानते हैं कि बाइक पे और हवा तेज लगता है तो ठंड लगता है। अभी हम आपको दिखाते हैं खोलकर जो नया वाला जैकेट लाए हैं, बाकी बातें छोड़िए, अच्छे से देखिए पहले। जो डेनिम जैकेट होता है ना दोस्तों, हम वही लिए हैं। मतलब हमें अच्छा भी लगा ये चीज़, और देखें कि इसका काफ़ी मजबूत है और खूबसूरत भी लग रहा था देखने में, पहनने के बाद और खूबसूरत लग रहा है। हमको बहुत पसंद आया ये, एकदम से काफ़ी कंफर्टेबल काफ़ी, और एकदम स्ट्रेचेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा कपड़ा है एकदम। इसमें ना हवा भी पास नहीं होगा, ऐसा लगता है कि ऐसे देखिएगा कि हवा पास करता है कि नहीं, मतलब आर पार चीज़ आपको दिखेगा तो समझ जाइए कि हवा उसके पास होगा ज़्यादा, और कम है और नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा बेटर, इसमें नहीं दिख रहा है तो ज़्यादा बेटर है। और इसके साथ साथ हम लिए थे दो टी शर्ट, 149 का है, 149 का, देखिए 149 का टी शर्ट दिया था तो दो ले लिए, देखिए 149 का। तो 300 में दो टी शर्ट, और जैकेट थोड़ा सा महंगा था तो वो लिए, वो भी डिस्काउंट में था तो वो ले लिए दोस्तों। तो चलिए अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, आते इसको रख कर दोस्तों और बैठते हैं पढ़ने के लिए। ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने से युवा वर्ग में असंतोष स्वतंत्रता आंदोलन के द्वितीय चरण में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार को महत्वपूर्ण माना गया। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक राजा राममोहन राय और महर्षि दयानंद सरस्वती के बड़ा श्रेय जाता है। और दोस्तों आपसे कुछ बात करनी है हमें, ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो पढ़ाई लिखाई को लेकर सीरियस तो रहना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई को छोड़ देना है और ठंड जब लगे तो कंबल और बिस्तर में चले जाना। देखिए क्या होता है, कंबल बिस्तर में जाने से आपको नींद, और मतलब नींद तो आनी ही आनी है, कितना भी आप कोशिश कीजिएगा, बदन गर्म होता है कंबल के अंदर, रजाई के अंदर, तो नींद तो आना ही आना है। तो दोस्तों पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और कोशिश कीजिए कि अपने जहाँ सीट है आपका वहीं पर बैठ कर पढ़ें, क्योंकि बैठ कर पढ़ने से हमारा दिल भी एकदम स्ट्रेट रहता है और जिससे पढ़ने में मन भी लगता है और मतलब आराम करने का मन नहीं करता है। तो ध्यान में रहे ये बातें। BSSC का फॉर्म जो लोग भी भरे हैं अच्छे से ध्यान में रखें, पहले सिलेबस को अच्छे से कवर करें। सिलेबस को कवर करने से पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें कि आपको सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, पूरी सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। उसके बाद सिलेबस में जो जो चैप्टर दिया गया है, जो भी टॉपिक्स है उसको आप पहले क्लियर करें अच्छे से। उसके बाद सेट वेट अभी बिल्कुल मत नहीं लगाना आपको। सेट ये सोचिएगा कि एकदम सेट लेकर बैठ जाए और लगाने लगे धकाधक, तो ऐसा एग्जाम कुछ भी कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरी अच्छी तरह से कवर कीजिए, और सिलेबस को अच्छे से कवर करने के बाद ही सेट प्रैक्टिस वगैरह कुछ भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तब तक आप सेट भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सेट नहीं लगा पाएंगे, फिर आपका नंबर कम आएगा, बहुत कम नंबर आएगा। तो सोचिएगा कि इतना कम नंबर आ रहा है तो उससे आप डीमोटिवेट होते जाइएगा। तो अच्छे से सिलेबस को कवर कीजिए। एक बात है कि अगर इलेक्शन वगैरह आता है तो टाइम मिल सकता है, नहीं तो अगर इलेक्शन के पहले होना है एग्ज़ाम तो टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन अब ज़्यादातर चांस है कि इलेक्शन के बाद ही एग्ज़ाम होगा जो भी हो BSSC का। और दोस्तों आपको अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड
बीएसएससी से रिलेटेड, मतलब कि आपको कुछ इंक्वायरी करना हो या फिर कुछ पूछना हो, या फिर आप ये चीज़ मतलब कि कैसे तैयारी करना है, क्या करें, तो ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बहुत अच्छे से सलाह दे सकते हैं। और दोस्तों जो लोग बीएसएससी का तैयारी कर रहे हैं, इंटर लेवल की जो परीक्षा भी होने वाली है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि पढ़ाई तो करना ही करना है, लेकिन एक लिमिट में पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, उसका भी एक सिलेबस है, तो सिलेबस के बारे में हम बोले भी अभी, तो उस सिलेबस के ऊपर ही ध्यान रखिए और सिलेबस से बाहर बिल्कुल नहीं जाइएगा, ठीक है। और अब क्या है ना कि अब पहले की तरह नहीं है कि लूसेंट भी रट के चले गए तो मतलब एग्जाम देकर चले आए। अभी क्या हो रहा है, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मतलब टूटान क्वेश्चन कुछ भी पूछ रहा नहीं। अब एनसीईआरटी को अच्छे से आप लोग पढ़ें, ठीक है। अगर नहीं तो एनसीईआरटी, क्योंकि अब जो भी है वो क्वेश्चन बन रहा है एकदम एनसीईआरटी बेस ही बन रहा है, थोड़ा डीपली पूछ रहा है। पहले क्या था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई, ये सब होता था, लेकिन अब हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, सबसे पहले किसने खोज किया था ये पूछता है, मतलब किसको मालूम चला कि हाँ हड़प्पा कोई सभ्यता भी था। इस तरह से भी मतलब क्वेश्चन आने लगे हैं। साइंस में पहले क्या था कि सबसे छोटा हड्डी कौन है, सबसे छोटा जंतु कौन है, सबसे मतलब इन सब टाइप का चीज पूछता था। लेकिन अब क्या है कि अब वो सब नहीं, अब क्वेश्चन एकदम अलग पूछ रहा है और आपको ये बोल रहा है, मतलब समझिए सिलेबस जो बोल दिया गया है, तो सिलेबस ही कह रहा है कि उसको अच्छे से गहन कीजिए, अच्छे से पढ़े, जिस भी बुक से पढ़िएगा अच्छे से पढ़िएगा। और ऐसा नहीं कि 50 बुक के चक्कर में पढ़ना, आपको एक ही बुक को मतलब हम बोलेंगे कि अच्छे से एक बुक को पढ़ें। लेकिन अगर एनसीईआरटी जो लोग पढ़े हुए अच्छे से पहले से, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास टाइम तो है नहीं, अगर इलेक्शन के बाद एग्जाम कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि टाइम मिल जाए, लेकिन उससे पहले तो कुछ टाइम है नहीं। लेकिन एक बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लें तो अच्छी बात है। मतलब बीएसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम, इसको तो मतलब देना ही आपको, लेकिन इसके पर्पज से ना सोच कर भी आप एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें। कुछ नहीं, अगर क्या बोलते हैं 11-12 का भी पढ़ते हैं, कम से कम 9, 10, 11, 12 तक पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर होगा। और पहले क्या पूछता था कि भाखला नागल बांध किस नदी पे है, तो ये सब नदी नहीं पूछता। अब मतलब बहुत तरह का क्वेश्चन अब चेंज ही हो गया कि आपको ये नहीं पूछा किस नदी पे, सतलज नदी पे बोल के निकल जाइएगा। अब है कि उसके बारे में और डिटेल में, मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन रहेगा लेकिन डिटेल में दिया रहेगा, उसके जो डिटेल में रहेगा वही चीज उठाकर यहाँ डाल दिया जाता है। अब ऑप्शन में आपको छांटना है, और कुछ तो ऐसा ऑप्शन देगा कि मतलब समझ में नहीं आएगा सही कौन सा है। चारों ऑप्शन सही रहेगा ऐसा लगेगा आपको, लेकिन उसमें से कोई एक अच्छा ही ऑप्शन आपको चूज करना है। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होगा ही, दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि हम लोग सीधा फैक्ट पढ़े हैं शुरू से। कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होता है ना, कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है, तो उसी से अब ऑप्शन जो कि आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। फैक्ट पे ध्यान दें, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दें कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है उस पर ध्यान देकर आगे तैयारी कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और हमें उम्मीद है आप बहुत लोगों का रिजल्ट आएगा इस बार। चलिए तब तक मिलते हैं आपसे फिर से नए ब्लॉग में, और अपना ध्यान रखिएगा। ठंड का मौसम है, ठंड से बचिए, और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।